करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ बड़े पैमाने पर हो सकती है। क्यों, यह बात हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि सुबह भी जिन्होंने हमारे ट्रांसमिशन को देखा होगा और जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बाकायदा तौर पर पार्टी हाईकमान को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर तानाशाही का निजाम बना हुआ है। सीनियर लीडर्स को आउटराइटली लेफ्ट किया जा रहा है और बड़े लीडरों से कोई सलाह मशवरा नहीं है। जीएम सरूरी, जुगल किशोर गुप्ता, विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल और इस तरीके के कई नाम सामने आ रहे हैं जो माने जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद के काफी नजदीकी है। लेकिन इस बार उन्होंने बिगुल फूंक दिया है और कह दिया है कि जो मौजूदा निजाम है जेकेपीसीसी, जो जम्मू कश्मीर के हेड है जीए मीर के खिलाफ उन्होंने अलम बगावत शुरू कर दिया। और न सिर्फ यहां पर बल्कि उनका मानना है कि दिल्ली तक तानाशाही की वजह से कांग्रेस तबाही के बहाने पर आ गई है। इस पर गुफ्तगू करेंगे जी, मेरे साथ 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे। इनायतुल्लाह रातर साहब डीडीसी फिसल है, जो सिग्नेटरी है उस खत के जो भेजा गया कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को, वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को, उसके साथ साथ खत भेजा गया जी इंचार्ज जम्मू कश्मीर को भी। उसके साथ साथ मेरे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनको भी टीपर दिखाएंगे जो वो आते हैं। लेकिन पहले इनायत साहब, क्या वाकई तौर पर एक बार फिर लॉबीइज्म इतना मजबूत हो गया कि खुलकर बगावत के सुर अब कश्मीर से और जम्मू से कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहे हैं? इशफाक साहब, मैं आपके वसातत से बताना चाहता हूं कि ये तो पहली बार नहीं है। हमने तो बार बार हाईकमांड को इत्तला करने की कोशिश की है, मिलने की कोशिश की है, मगर लेकिन बदकिस्मती से कोविड की वजह से शायद उनकी ज्यादा मसरूफात रही है तो वो मिल ना सके। मगर लेकिन हमने ये पहले से ही स्टार्ट करके रखा था कि हम, अगर आप देखोगे ये 2018 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो उसमें भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद पंचायत इलेक्शन हुआ, उसमें भी हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन हो गया, उसमें भी हार का मुंह देखना पड़ा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए और मजबूत हाथों में रहे, और हम चाहते हैं कि पीसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने तो अपने 4 साल 5 साल तो गुजारे हैं, मगर लेकिन पार्टी को अगर आप देखोगे कम से कम 200 लीडरों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जिनमें से सबका कुछ एमएलए रहे हैं, जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इसलिए हमने एक प्रोटेस्ट के तौर पे आज ये रिजिग्नेशन जो हमने दी है कि जैसे मैं पीसीसी मेंबर हूं या कोई डीसी मेंबर है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने पदों से रिजाइन करके, हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, मगर लेकिन जो तानाशाही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में है उस तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, इनायत साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट यह मुझे याद है गुलाम रसूल कार साहब के टाइम में, उसके बाद पीरजादा साहब आए, उसके बाद और भी लोग आपके बनते रहे, लेकिन ये जो इनर राइवलरीज है ये हमेशा रहती रही। श्रीनगर वर्सेस दिल्ली, दिल्ली की लॉबी अलग चलती रही और कश्मीर की लॉबी अलग चलती रही। जम्मू वाले इस बात का रोना रोते रहे कि उनकी बात को कोई सुनता ही नहीं है और वो अलग तरीके से अपनी कैंपेनिंग करते रहे। तो ये कांग्रेस का मिजाज है या कांग्रेस की हिस्ट्री है कि सबको अलग अलग रखो लेकिन सब लॉयल रहे जी गांधी फैमिली के? मैं इशफाक साहब एक बात आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर आप 2002 में देखोगे तो 2002 में जब गुलाम नबी आजाद साहब पीसीसी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें दी है जम्मू कश्मीर से और सरकार बना के दी, जिसमें पीडीपी के साथ हमने अलायंस करके कांग्रेस सरकार बनाई। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर आए, मगर लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस में एक बहुत बड़ी रीत ये रही है कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट एक बार बनता है तो वो शायद समझता है कि ये मेरी जागीर है। जागीर ये किसी की नहीं है। हम ये चाहते हैं, देखो सर एक चीज है, इनायत को तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बनाएगा नहीं, या उसके साथ जिन्होंने रिजाइन दिया है वो सारे मैं इस लेवल के नहीं है कि उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जाए, मगर लेकिन हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में कैसे मजबूत रहे, कैसे जो मेंबरशिप की बात, अभी मेंबरशिप की बात आ गई है, हमने पहले भी मेंबरशिप की है,
मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में मैं वाहिद एक आदमी हूं जिसने मेंबरशिप की है, मगर लेकिन उसके बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है वो तो डिस्ट्रिक्ट का है ही नहीं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, खुद तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है। वैसे शुपिया में हुआ, वैसे पुलवामा में हुआ, वैसे बारामूला में हुआ। तो ये तानाशाही ज्यादा देर नहीं चलती है, तो इसलिए हमने अपने हाईकमांड को एक प्रोटेस्ट के तौर पे ऐसा ये प्रोटेस्ट हमने ये किया कि हमने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन देने के बाद हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। अच्छा जी, यहां पर मैं कोशिश कर रहा था कि आपके जनरल सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं वो भी जरा ज्वाइन करें, वादा तो किया था लेकिन शायद लाइव पे नहीं आ पा रहे हैं वो। लेकिन आपसे ही जानना चाहूंगा, इस खत के अंदर मैं जो पढ़ पाया हूं वो ये भी है कि जनाब नाराजगी तो राहुल गांधी से भी है, वो तो कश्मीर आए लेकिन आप लोगों से मिले नहीं, जबकि लगातार आप इस बात की गुहार लगा रहे थे कि जनाब बात को सुना जाए। तो क्या मैं ये मानूं कि मीर साहब की लॉबी तो बड़ी मजबूत है दिल्ली में? फिर नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, हमें तो मिला है, राहुल जी हमें मिला है, इज्जत से पेश आए हैं। राहुल जी को हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहां आप दावत पे आए हैं, उस दावत पे हम कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, हम दिल्ली में आपको मिलना चाहते हैं। मगर लेकिन हमें नहीं समझ आता है कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है। दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज साहिबा जो है उन्होंने क्या कहा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा है। नहीं तो राहुल जी ने वादा किया था मैं आपको बुलाऊंगा और आपके साथ बैठ के इसका हल हम ढूंढेंगे। हमने तो बात की है, वहां पर भी हमने ये कहा है कि हम ये तो किसी के साथ जाति कोई लड़ाई नहीं है, ये पार्टी की बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी किसी तरीके से मजबूत रहे और मजबूत हो, ताकि हम आने वाले इलेक्शन में अच्छा खासा वोट हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा अपने एमएलए यहां पर जीत के आ जाए। अच्छा जी इनायत साहब, ये भी तो खबर है और ये भी इल्जाम है आप लोगों पर कि ये तो आजाद साहब एक मजबूत लॉबी बनाना चाहते हैं और अपने लोगों को पीठ पीछे रहकर ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो सारा दिल्ली से ही हो रहा है जी। ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इशफाक साहब, हमें तो मेरे नाम की जरूरत नहीं है आजाद साहब को, मुझे जरूरत है आजाद साहब के नाम के। ये कांग्रेस पार्टी को जरूरत है जम्मू कश्मीर में आजाद साहब के नाम की। आजाद साहब की लॉबी तो पहले से ही, लॉबी क्या, आजाद साहब एक ऐसा कांग्रेसी है जिन्होंने कांग्रेस को बनाया है, जिन्होंने अपने मेरे हिसाब से 55-60 साल कांग्रेस को दिए हैं, जिसमें उन्होंने हर एक मोर्चे पे उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाया है। और जम्मू कश्मीर में कभी आपने अभी कितने लोग होंगे जी इस तरीके के नाराज? 12 तो मैंने गिने हैं जो इस चिट्ठी के अंदर है, और कितने लोग हैं जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है अब आप लोगों का? दिल्ली में आपकी सुनी नहीं जा रही है, कश्मीर में आपकी पैठ नहीं है, तो क्या करेंगे अब आप? मैं यही कहूंगा इशफाक साहब, अभी तो सिर्फ ये 3 दिन हो गए हमने जो चिट्ठी यहां से भेजी है, हमें ये पता नहीं है कि ये चिट्ठी एक्सपोज कैसे हो गई है। दिल्ली में हमने मैडम सोनिया जी को भेजी है, हमने राहुल जी के ऑफिस में भेजी है चिट्ठी, वहां से ये एक्सपोज हो गई है। अब ये खुलकर आ गया है, अभी ये नाम बढ़ते रहेंगे और इसमें और लोग जुड़ते रहेंगे। अभी ये फिर इतना लंबा हो जाएगा कि इशफाक साहब और इनायत को ये गिनने भी मुश्किल हो जाएंगे, इतने लोग। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर दिल्ली से कोई सुनवाई नहीं हुई? तो क्या एक अलहदा कांग्रेस ग्रुप देखेंगे हम? तो ये हमारे बड़े लीडर जो है वो फैसला करेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं, हम उनके साथ हैं। हमने ये फैसला किया है कि जब तक पीसीसी प्रेसिडेंट इशारे में बड़े लीडर कौन है जी इनायत साहब? बड़े लीडरों में कौन कौन है अभी? बड़े बड़े लीडर हैं, इनमें से इशफाक साहब आते आते आपको वक्त पे उनका नाम भी आपको पता चलेगा। उसमें सरूरी साहब है, उनमें और भी मोंगा साहब है, उनमें मोहम्मद अमीन भट्ट साहब है, उनमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं कि जो हमारी क़यादत कर रहे हैं। हम तो छोटे लेवल के वर्कर हैं, मैं अभी नया डीडीसी बना हूं और इंशाल्लाह रहमान। चलिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये तो जनाब कांग्रेस की बात थी, मैं चाह रहा था कि स्टेट कांग्रेस की तरफ से भी उनका रिप्रेजेंटेशन आता, बात आती और टाकरा होता, पता लगता कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन शायद हामी के बाद भी वो नहीं आए। चलिए फिलहाल जरा आपको आगे लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद जम्मू मिशन पर है और जम्मू मिशन के दौरान कल बानिहाल में उन्होंने हुंकार भरी रैली की और आज ठाठरी के अंदर वो थे और ठाठरी पहुंचने से पहले हमारे नुमाइंदे ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। जरा देखिएगा, गुलाम नबी आजाद ने
मौजूदा सूरत हाल से लेकर सियासी सूरत हाल को किस तरीके से सवालों का जवाब दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और आज चनाब खिते के दौरे पे हैं और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है गुलाम नबी आज़ाद। सर, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप थोड़ा सा ये बताएं कि चनाब खिते का दौरा जो आज आपका है, इसका मकसद क्या है? नहीं, बहुत अरसे के बाद में आया, 2019 के बाद में पहली दफ़ा आया और वजह उसकी मैंने पहले बताई, क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद जो पूरी स्टेट में हालात हुए, सरकार की तरफ से ही सब लीडरों को, कईयों को 2000 को बंद कर दिया था और कईयों को घूमने की इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद कोविड आ गया, वो भी 1.5-2 साल चला। तो कोविड और सरकार यहाँ रियासत के जो हालात हैं उनकी वजह से न मेरा ही दौरा बल्कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या ब्लॉक लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, वो दौरे बंद हो गए और अब हालात कुछ ठीक हो गए। इसलिए अब सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, हमने भी शुरू कर दी। सर, जहाँ पे स्टेटहुड की बात की जा रही है, पहले दिन से ही आप ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले स्टेटहुड हमें चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होंगे। और ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई दिल्ली में, आपने पहला ही सवाल यही किया कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा तब तक इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। और वो हमारी मांग थी, वो आज भी मांग है, लेकिन उसको सरकार ने नहीं मांगा। हालांकि अगर स्टेटहुड दी जाती पहले और फिर इलेक्शन होते तो ज़्यादा फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। ये सेंट्रल रूल में इलेक्शन कराना, इसमें हमेशा डर रहता है और जिस तरह का माहौल आज देश में है और जिस तरह से सरकार गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल करती है तो उससे और भी ज़्यादा डर लगता है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष इलेक्शन के लिए स्टेटहुड को पहले लागू करना चाहिए था और उसके बाद इलेक्शन होने। लेकिन वो मांग स्टेटहुड की मानी नहीं उन्होंने। ये माना कि स्टेटहुड देंगे लेकिन इलेक्शन के बाद। तो इलेक्शन कितना ज़रूरी आप समझते हैं? इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन स्टेट का नहीं होगा तो तब तक जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती है। तो जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना, सबसे पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। सर, जहाँ पे 370 और 35A के बाद ये बताया गया था तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, हमारे डेंटल डॉक्टर जो हैं आज भी सड़कों पे हैं, हमारे SPO जो हैं वो फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के हालात न सिर्फ डेंटल डॉक्टर्स हैं और SPOs हैं, बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं स्टेटहुड की मानी नहीं उन्होंने। ये माना कि स्टेटहुड देंगे लेकिन इलेक्शन के बाद। तो इलेक्शन कितना ज़रूरी आप समझते हैं? इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन स्टेट का नहीं होगा तो तब तक जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती है। तो जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना, सबसे पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। सर, जहाँ पे 370 और 35A के बाद ये बताया गया था तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, हमारे डेंटल डॉक्टर जो हैं आज भी सड़कों पे हैं, हमारे SPO जो हैं वो फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के हालात न सिर्फ डेंटल डॉक्टर्स हैं और SPOs हैं, बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चाहे वो आशा वर्कर हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दर्जनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जम्मू में हों, वो कश्मीर की हों या चिनाब वैली की हों या पीर पंजाल की हों, वो सब सड़कों पर हैं। बजाय नए लगाने के लिए, नए एंगेज करने के लिए, जो पुराने हैं उनको डिसएंगेज कर दिया। तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में जो पहले लगे थे उनको निकाल दिया गया। इवन कई ऑफिसर को दर्जनों में उनको भी रिटायर किया जा रहा। तो ये जो विश्वास दिया गया था, भरोसा दिया गया था कि नई एम्प्लॉयमेंट होगी, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, लेकिन हो ये रहा है पुरानी इंडस्ट्रीज आधी से ज़्यादा बंद हो गई ये 2 साल 2.5 साल से। और मेरे ख्याल में 1/10 लोग जो हैं, जो पहले लगे थे, किसी न किसी, चाहे टेम्परेरी लगे थे, परमानेंट, उनको भी निकाला जा रहा है। अच्छा सब, जहाँ पे कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, और ये भी फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया था कि कश्मीरी ये लोग नहीं कर सकते, कश्मीर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कौन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना चाहिए, एक न एक पकड़ना चाहिए, ताकि उसकी तह तक इंसान जाएगा
कि वजह क्या है और कौन है इसके पीछे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत जो है वो सही नहीं है, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और जो ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसको कश्मीर भेजा जाता है। और जब आप चीफ मिनिस्टर थे हम ये भी देखते थे, आप खुद सारी सिचुएशन को मॉनिटर करते थे, खुद हॉस्पिटल जाते थे, पेशेंट से मिलते थे, किस तरह से आप देखते हैं? देखते हैं यही फर्क है ना इलेक्टेड गवर्नमेंट में और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक करती थी, आज सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाह से, अपने ऑफिस, अपनी गाड़ी से मतलब होता है, लोगों से कोई मतलब नहीं होता। गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से 86 के जलसे के बाद वो हमारे नुमाइंदे के साथ वसीम गत्तू के साथ बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर और सियासी सूरत हाल। उनका मानना था कि देखिए इलेक्शन का माहौल तो बनेगा ही बनेगा, चाहे स्टेट पहले दें या बाद में दें, अब तो चुनाव के लिए